नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आम जनता के बीच सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक संकल्प नहीं बल्कि देश की सामूहिक यात्रा है, जिसमें भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निर्यात देश की बढ़ती क्षमता और वैश्विक पहचान का प्रमाण है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में करीब 70 लाख करोड़ रुपए के निवेश से दुनिया का भारत पर बढ़ता विश्वास दर्शाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए उज्ज्वला योजना, हर घर शुद्ध पेयजल, आयुष्मान भारत जैसी अनेक जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। विश्व स्तर पर जारी रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि पिछले 12 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के उपलक्ष्य पे हम अपनी जवाबदेही मानते हुए 12 साल की सरकार ने क्या किया उसका ब्यौरा लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम आप हैं, आप लोगों के बीच में भी आए हैं। आज इस 12 साल में विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047, उसकी यात्रा में हम कहां तक पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में 36,000 करोड़ का निर्यात बहुत से है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ है। दुनिया में 70 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, पूरी दुनिया का विश्वास भारत के ऊपर बढ़ा है। और इसी प्रकार गरीबों के लिए चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे शुद्ध पीने का पानी हो, आयुष्मान हो, बहुत सी योजनाएं उठी और उसका परिणाम आया 12 साल में। और ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर चले गए। तो इस 12 साल में युवकों के बारे में, महिलाओं के बारे में, गांव, गरीब, किसान, एक नीति बना के विकसित भारत की तरफ जो देश चल पड़ा है, जिसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके विस्तृत चर्चा के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि पहली सरकार होगी कि जो हिसाब किताब लेके, अपना ब्यौरा लेके जनता के बीच में जा रही है, क्योंकि कुछ किया है, इसीलिए हिम्मत भी है आने की। बिलासपुर जिले में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर बिल्हा क्षेत्र में एक कबाड़ गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां भारी मात्रा में संदिग्ध कबाड़ बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस जब्त सामग्री के दस्तावेजों और उसके स्रोत की जांच में जुटी हुई है। जिले में अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रहा है। इसी कार्यक्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि बिल्हा इलाके में एक स्थान पर अवैध रूप से कबाड़ का भंडारण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री बरामद की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह कबाड़ कहां से लाया गया और इसके लिए वैध दस्तावेज मौजूद है या नहीं। जांच के दौरान जब्त सामग्री के रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में रेलवे या किसी अन्य शासकीय विभाग की संपत्ति कबाड़ में पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की अवैध कबाड़ की गतिविधि संचालित की जा रही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बिल्हा थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध कबाड़ रखा जा रहा है और उसमें गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना पर अभी टीम वहां पर दबिश दी है। वहां पर भारी मात्रा में अवैध कबाड़ होने की आशंका व्यक्त की गई है और मामले में अगर वहां पर जब्त सामान में अगर रेलवे के भी सामान मिलते हैं तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। फिलहाल जब्त सामग्री का सत्यापन जारी है और जांच पूरी होने के बाद मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
मानसून की दस्तक के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर मंडल पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी प्री मानसून तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। संवेदनशील रेल मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से समय रहते निपटा जा सके। बारिश का मौसम रेलवे के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसी को देखते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने मानसून शुरू होने से पहले व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। रेलवे अधिकारियों और इंजीनियरों की टीमों ने रेल पटरियों, पुलों, पुलियाओं और पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया है। उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां भारी बारिश के दौरान जलभराव, मिट्टी कटाव, भूस्खलन या अन्य बाधाओं की आशंका रहती है। रेलवे ने पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए नालों, पाइपों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढीले पत्थरों और बोल्डरों को हटाकर संभावित दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया गया है। इसके साथ ही ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून के दौरान रेल ट्रैक की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मोबाइल पेट्रोलिंग और स्थायी गश्ती दल तैनात किए जाएंगे। ये टीमें लगातार ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखेंगी। तेज बारिश, आंधी तूफान या पेड़ गिरने जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष राहत दल भी तैयार रखे गए हैं। मानसून की तैयारी और प्री मानसून की तैयारी जो है हमेशा चलते रहती है। वो मैनुअल में दिया रहता है कि 15 अप्रैल या 15 मई ऐसा कोई निर्धारित समय होता है जिस समय प्री मानसून जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारे प्रिकॉशंस ले लिए जाते हैं। और जो अनसेफ कभी ऐसा रहा है कि यहाँ पे पानी इस लेवल तक चढ़ा है या उस तरीके से कोई अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर पे एक जो परमानेंट पोस्ट बनाया जाता है, परमानेंट पोस्ट होता है वहाँ राउंड द क्लॉक एक आदमी की पोस्टिंग की जाती है। वो वहाँ पे कोई भी ऐसा खतरे की चीज होने से कोई भी जो प्रोटेक्शन लेना है उसको लेते हैं। सिर्फ चट्टान भी गिरने का संभावना रहता है। मैंने जैसे कहा कि इस तरीके के जितने लोकेशन हैं जहाँ पे कि चट्टान गिरने का, लैंडस्लाइड का या पानी ज़्यादा बढ़ने का संभावना या पूर्व में देखा गया है या जो हमको आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पे हमें सतर्कता रखनी है, वहाँ परमानेंट पोस्ट बनाया जाता है। पूरे मानसून समय में वहाँ पे परमानेंट पोस्ट कार्यरत रहता है, उसमें व्यक्ति कार्यरत रहता है और वहाँ पे तीनों शिफ्ट में ड्यूटी रहता है। रेल प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेहतर योजना, मजबूत निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था के साथ बिलासपुर मंडल मानसून की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब उम्मीद की जा रही है कि बारिश के दौरान भी रेल सेवाएं सुरक्षित, सुचारू और समयबद्ध बनी रहेगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ भारतेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के संभागीय सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में इलाज को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक व्यक्ति ने डॉक्टरों पर गंभीर और गलत इलाज का आरोप लगाते हुए अपने अजन्मे बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक सीपत क्षेत्र निवासी राजेश सूर्यवंशी अपनी लगभग 8 माह की गर्भवती पत्नी को पेट दर्द और पानी निकलने की शिकायत के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से सुबह इलाज के लिए सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पीड़ित पति का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने तक बच्चे की स्थिति सामान्य थी, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में भारी आक्रोश है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। वहीं इस संबंध में सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह और डीन डॉक्टर रमेश मूर्ति का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनके रायपुर में बैठक में होने की जानकारी मिली। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मेरे घर वाली प्रेग्नेंट है, उसका इलाज के लिए मैं यहाँ लाया था। उसका ब्लीडिंग हो रहा था और ब्लीडिंग होने के बाद उसका जो पेट का जो पानी है वो पानी बह रहा था। तो 108 के जरिए से एम्बुलेंस से मैं सिम से लेके आया था और सिम से लेके मैं सवेरे 8 बजे से यहाँ आया था। तो डॉक्टर के इन लोग को घोर लापरवाही के कारण इन लोग को इलाज नहीं कर पा रहा था। मैं बोला था कि सोनोग्राफी करके चेक करो बच्चे कैसे है क्या है, तो 11 बजे तक बच्चे सही सलामत था। उसके बाद मैं बोला था जब यहाँ सोनोग्राफी नहीं है मशीन यहाँ, तो मैं अपने पैसे से सोनोग्राफी करवाने के लिए बोले थे। तो उन लोग बोल रहे थे मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हो। इन लोग के लापरवाही कारण आज मेरे बच्चे को नुकसान कर दिया है इन लोग को। जांजगीर चांपा जिले के बीजेपी कार्यालय में आज मोदी के 12 साल पूरा होने पर मीडिया संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिल्हा विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता लेकर मोदी के 12 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के बाद अब तक के सबसे लंबे अवधि तक जनप्रतिनिधि रहने का सौभाग्य मिला। उन्होंने विकास, विश्वास और जन कल्याण के 12 साल पूरा किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मोदी जी को जनता का अटूट विश्वास मिला, जिसके कारण नरेंद्र मोदी ने नवाचार किए और करप्शन पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी, जिसके कारण केंद्र सरकार की हर योजना का 100% राशि अंतिम छोर में पहुंचाया और देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ाया है।
सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोरोना जैसी महामारी, धार्मिक स्थानों का संरक्षण और गांव गरीब किसानों को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का दावा किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मोदी जी अपने कार्यों की समीक्षा खुद करते हैं और जब बीजेपी के एक कार्यकर्ता मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष के कार्यकाल पूरे किए हैं। ये है विकास का, विश्वास का और जन कल्याण का। इस 12 वर्ष में तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लिए हैं और इस देश का अटूट जनता का विश्वास है, उनका भरोसा है। जिस प्रकार से मोदी जी और उनके सरकार के द्वारा जनता की सेवा की जा रही है, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में इस करप्शन को रोकने के लिए आज बैंकों में बीपीटी के द्वारा जो भुगतान का काम किया जा रहा है, उससे फर्जी जो भुगतान किया जा रहा था वो रोकने का भी काम हुआ। और आज जो हितग्राही है उसको 100 के 100 पैसा दिल्ली से उनके खाते में उनके घर तक पहुंचता है। ये संभव मोदी जी के द्वारा हुआ है। मोदी जी ने आज जिस प्रकार से विकास के क्रम को जो शुरू किए, इस हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा उनके ऊपर जगह है, विश्वास बढ़ा है और उसका परिणाम है कि लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लिए हैं। एक कार्य जो ऐसा हुआ कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम उनके द्वारा किया गया, मतलब उदाहरण के स्वरूप में जैसे शौचालय हो गया, उज्ज्वला हो गया आपका, उसके साथ में जो बहुत सारी जो योजनाएं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जो जुड़ा हुआ है, ऐसे सब योजना पे हो गया। दूसरी हम विकास की बात करें तो जिस तेजी के साथ में इस राष्ट्र का विकास हो रहा है, हम बड़े बड़े पुल पुलियों के, हम चुनाव पुल पुलियों की बात कर सकते हैं, अटल टनल की हम बात कर सकते हैं। हमारा आजकल नेशनल हाईवे हमारा जो देखने में मिल रहा है, पहले जो गति 11 किलोमीटर की थी पर दिन का एवरेज, आज 34 किलोमीटर से ऊपर उसका एवरेज आ रहा है। इसके साथ में हमारे यदि हम बात करें तो हमारे जो धार्मिक और हमारे आस्था के जो केंद्र हैं, अभी मोदी जी गुजरात में गए थे सोमनाथ में। जिस प्रकार से सोमनाथ का जो देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के द्वारा जो जीर्णोद्धार किया गया, उसको आगे बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। बनारस के हम कॉरिडोर की बात कर सकते हैं, उज्जैन के हम कॉरिडोर, महाकालेश्वर की बात कर सकते हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण की हम बात कर सकते हैं। हमारा आस्था का केंद्र, हमारे मान बिंदु है, इनको बढ़ाने, इनको आगे विकास के क्रम में जोड़ने का काम, जो गुलामी के प्रतीक है उनका नाम परिवर्तन और देश का स्वाभिमान को जगाने का काम मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज ये कह सकते हैं कि मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है, भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज्यादा किसी देशों के द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान से यदि उनको सम्मानित किया गया है तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। अनेक उपलब्धियां छुपी हुई है, उसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि कार्यकाल की बात करें तो अब आजादी के बाद में जब से चुनाव हमारे शुरू हुए हैं, तो चुनाव के क्रम में आते हैं तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर, जनता का सेवा करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से मोदी जी के द्वारा लगातार आज इस देश के गांव के, किसान के, गरीबों के, युवा, खेल, इन सब को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया गया है कि जिससे भारत आने वाले समय में दुनिया का सिरमौर बन सके। और ये गौरव आज केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी मोदी जी के लिए जिस बात का उपयोग करते हैं, आप लोगों ने देखा है कि हमारे बॉस से लेकर के अनेक प्रकार की बातें जो आती है, निश्चित रूप से इस देश का मान को बढ़ाने का काम मोदी जी के द्वारा किया। पत्रकारों पर बिना जांच सीधे एफआईआर दर्ज किए जाने के मामलों के विरोध में सोमवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर जिला पत्रकार संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार सुरक्षा कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई। धरने में शामिल पत्रकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून वर्ष 2023 से लागू है तथा इसका विधिवत अधिसूचना भी जारी किया जा चुका है।
इसके बावजूद कई मामलों में कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। पत्रकारों का कहना है कि कानून के तहत किसी भी पत्रकार के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, बल्कि पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जानी आवश्यक है। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि हाल ही के वर्षों में कई पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिससे पत्रकारों में असुरक्षा और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून के सभी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की। बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में तैयार किया गया था और इसे विधानसभा में पारित भी किया गया। अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करे। उन्होंने कहा कि बस्तर का पत्रकार विषम परिस्थितियों और जोखिम के बीच पत्रकारिता करता है, लेकिन नक्सल प्रभाव में कमी आने के बाद भी 10 से अधिक पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के एफआईआर दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। आज बस्तर जिला पत्रकार संघ ने जो पत्रकारों के हित के लिए जो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है और पिछली सरकार ने इस कानून को बनाया था, लेकिन वो आज क्रियान्वित न होने की वजह से पत्रकारों को कई प्रकार की ज्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा एक सूत्रीय मांग है आज कि पत्रकारों के खिलाफ जो ये मामले आ रहे हैं वो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत जो प्रावधान लागू हैं उनके तहत जो है पहले उनकी जांच की जाए। जांच के बाद जो भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले समय ये देखने में आया है कि बस्तर संभाग में अलग अलग स्थानों पर पिछले 1 वर्ष में जो पत्रकारों के खिलाफ 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन एफआईआर में जो है पत्रकार सुरक्षा कानून चूंकि लागू नहीं है, इसलिए आवेदन के आधार पर सीधे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन पत्रकारों को जो है अपने बचाव के लिए या अपना पक्ष तक रखने की अनुमति नहीं मिली है। तो आज इस विषय को लेकर के बस्तर जिला पत्रकार संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया यहाँ पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन हमने बस्तर कलेक्टर आकाश शिकारा जी को सौंपा है और हमने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून जो है वो अविलंब लागू किया जाए ताकि पत्रकारों के साथ पत्रकारों को न्याय मिल सके। आने वाले समय में क्या इससे और आंदोलन को बढ़ाया जा सकता है सरकार? नहीं, निश्चित रूप से अभी चूंकि लगातार जो जिस प्रकार की कार्रवाइयां हुई हैं पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसमें पत्रकार जगत में आक्रोश भी है और हमने सरकार से निवेदन किया है और आने वाले समय में अन्य बस्तर के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाएंगे और हमारी कोशिश होगी हम सरकार पर दबाव बनाए, शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाए कि पत्रकारों के हित में जो कानून बनाया गया है उसको लागू किया जाए। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस हर संगठन को ये उसका मूल उद्देश्य ये है कि निर्दोष जो है वो दोषी न साबित हो। तो अगर आप लागू करते हैं उसके तहत जो प्रावधान होगा हम पत्रकार भी स्वीकार करने को तैयार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पत्रकारों के खिलाफ मामले मत कीजिए, लेकिन उसके तहत जांच करिए, जांच के बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो रहा है। बिलासपुर में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। कानून की पढ़ाई कर रहे एक लॉ स्टूडेंट पर उसके ही परिचित युवक ने पुरानी रंजिश के चलते ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। गले पर हुए इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित जूना बिलासपुर इलाके में लॉ के अंतिम वर्ष का छात्र अपनी परीक्षा देकर वापस लौट रहा था, तभी उसके परिचित युवक ने रास्ता रोककर उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने छात्रा के गले पर ब्लेड से वार कर दिया। अचानक हुए हमले से छात्र लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा और कुछ ही समय के लिए अचेत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल छात्र मुंगेली जिले के फास्टरपुर क्षेत्र का निवासी और पिछले 1 वर्षों से बिलासपुर में किराए के मकान में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा है। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि उनका बेटा पढ़ाई में होनहार है और अपने भविष्य को संवारने के लिए बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। साथ में रखे तो दोनों पेपर दिलाल गए रही थे। अब ओकर बाद वो फोन कैसे कोई अज्ञात व्यक्ति वाला पकड़ के ले जाते थे, है ना। ओकर बाद फिर वो फोन कैसे हमें जानकारी मिली से। अब हम फोन लगा अपन लड़का साहिल
ओकर बाद साहिल के नंबर हुआ व्यस्त बताई से, ओकर बाद कुछ देर बाद ओकर दोस्त बताई कि ऐसे ऐसे घटना हो गए। क्या घटना हुई बताइए। मतलब कोई अज्ञात व्यक्ति में मारे है, गर्दन के पास ब्लड वगैरह से मारे ऐसे कुछ है इसके के। ओकर बाद थोड़ा सा साहिल बात कही से, ओकर बाद जस्ट एम्बुलेंस गई से ना, ओकर बाद तुरंत बात कही से कि पापा ऐसे ऐसे घटना हुए हैं कोई अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से, ऐसी ओकर बाद बस उसके बात हुई। आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास सूचना मिला था कि एक व्यक्ति जवाली पुल से पचरी घाट जाने वाले रास्ते पे दर्द से करा रहा है, जिस पर से पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया था। उसके शर्ट में भी खून लगे हुए थे, जिसे त्वरित उपचार हेतु सिम्स ले जाया गया है और मामले के संबंध में पूछताछ किया गया है, जिसमें ये बात अभी सामने आई है कि वो जो आरोपी है इसका पूर्व से पहचान था, किसी बात में इनके बीच वाद विवाद हुआ है और उसी बीच इसमें जो आरोपी है उसने ब्लेड से उस पर वार किया है। मामले में 109(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की जल्द ही गिरफ्तार की जाएगी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने शहर में बढ़ते अपराध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता खड़ी कर दी है। कैमरामैन मोनू सिंह और सूरज पुरेना के साथ भारत कौशिक की रिपोर्ट। राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे नवीन मार्कंडे ने जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ विधायक रिकेश सेन, जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे 12 साल बेमिसाल अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान राहुल गांधी और महात्मा गांधी की तुलना के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा और माफी की मांग की। एक तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी महापुरुष और एक देश के राष्ट्रपिता के नाते उनको माने और जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उनका राहुल गांधी जी के साथ तुलना कर कहीं न कहीं कांग्रेस महात्मा गांधी जी का अपमान किया है। उसको माफ़ी मांगना चाहिए और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी एक तरह से मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं और वो बोलते कुछ है, उसका मीनिंग कुछ और होता है और वो कर्म कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी तुलना करके महात्मा गांधी की अपमान कांग्रेस ना करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने जो यहाँ नगर निगम के बारे में जो बताए कि यहाँ टंकी है तो पानी नहीं है, पानी है तो टंकी नहीं है। हमारी सरकार है प्रदेश में, हमारी सरकार अधोसंरचना विकास मद से राशि और जल जीवन मिशन से राशि लगातार रिलीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भिलाई में कांग्रेस की जो है महापौर होने के कारण सरकार को बदनाम करने के लिए बनी हुई टंकी में भी पानी पहुंचाने में अक्षम है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस राजनीति करने के, जन सुविधा में भी राजनीति करने के काम कर रहे हैं और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि दूसरे के घर में आप आग लगाएंगे तो पहले हाथ आपका जलेगा, ये उनको समझ। बिलासपुर एक बार फिर खून से लाल हो गया है। शहर में लगातार बढ़ती हत्या और चाकूबाजी की घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोतवाली क्षेत्र में युवक की ब्लेड से हमले के मामले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आ गया। नयापारा गणेश नगर में एक युवक की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 46 नयापारा गणेश नगर में मंगलवार सुबह लोगों ने गली के बीच खून से लथपथ युवक का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान 26 वर्षीय इरफान बघीरा के रूप में हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने सीमेंट के 2 भारी पत्थर बरामद किए हैं। आशंका है कि इन्हीं पत्थरों से बार बार युवक की हत्या की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सिटी पंकज पटेल, सीएसपी निमितेश सिंह, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हर पहलू से जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक मृतक कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था और पुरानी रंजिश हत्या की वजह हो सकती। राइट व्यू। लगातार सामने आ रही हत्या, लूट और अपराध की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहरवासी पूछ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं और कब बिलासपुर को अपराध के इस खूनी दौर से राहत मिलेगी।
कैमरामैन मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक। सुबह सुबह सूचना मिली थी थाना सिरगिट्टी में जो गणेश नगर नया पार्क क्षेत्र में एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल टीम के साथ अपना एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम के साथ वहां पे पहुंची और घटना स्थल को प्रिजर्व किया गया और सभी प्रकार के जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसमें की गई थी। आसपास लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में दो व्यक्ति जो है नदीम खान और नईम खान दोनों सगे भाई हैं। इनके ऊपर प्रथम दृष्टया शक हुआ। दोनों को उठाकर पूछताछ की गई है। दोनों ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग करके अभी जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।